जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार। तो पिछली क्लास में हमने देखा था अनुच्छेद 20 के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। तो आइए देखते हैं। हमारा मूल अधिकार है जिसमें है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 की हेडिंग डाल लीजिए, अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन सी है। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसको हम और भी कहते हैं जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता। ये क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता। अब जीवन जीने की स्वतंत्रता है, हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए, हम चर्चा करेंगे अब जीवन जीने की स्वतंत्रता। इसके जो मूल अधिकार है हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए और अपनी कॉपी निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, स्वतंत्रता हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 21 हमारे पास क्या है, ये बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जीवन जीने की स्वतंत्रता। हम इस वाले मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति को, जैसे अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, अनुच्छेद 21 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, अनुच्छेद 21 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, जो दैहिक स्वतंत्रता है, इससे दैहिक स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, अनुच्छेद 21 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 21 हमें यह बोलता है दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, विधि यानी कानून, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है क्या कि ये प्राण क्या है। प्राण के बारे में हम अगर देखें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो बात आ जाती है कि हम आखिर ये प्राण क्या है, प्राण के बारे में हम क्या क्या समझ सकते हैं। तो अगर हम देखें प्राण के बारे में अगर देखा जाए तो प्राण में कुछ बातें शामिल हो जाती हैं। जैसे प्राण में कुछ बातें शामिल है, जैसे एक तो होता है जन्म के पहले, एक तो क्या होता है जन्म के पहले यानी जन्म के पूर्व। जन्म के पूर्व तो क्या होता है, पेट में रहता है यानी भ्रूण रहता है। जन्म के पेट में जो रहता है वो क्या होता है, भ्रूण यानी पेट में रहता है। तो क्या होता है भ्रूण, जैसे हम देखते हैं ना भ्रूण। तो जन्म के पहले क्या होता है भ्रूण, यानी वो किसमें है, जैविक जीवन में है, यानी वो किसमें है, भ्रूण यानी जैविक जीवन। इसको अगर देख लेंगे तो क्या है, भ्रूण है यानी ये क्या है, जैविक जीवन इसमें है। जन्म के पूर्व क्या है, वो एक भ्रूण है यानी जैविक जीवन जी रहा है। तो ये तो हमने देखा प्राण में। अब दूसरी बात आती है जन्म के बाद। एक तो यह है जन्म के पूर्व और एक आता है जन्म के बाद। जब उसका जन्म हो जाए, जन्म के बाद, जो जन्म के बाद जो है वो क्या है, जैविक जीवन है। पहले क्या है, जन्म के पूर्व क्या है, भ्रूण है यानी जैविक जीवन, और जन्म के बाद क्या है, सामाजिक जीवन। जन्म के बाद क्या है, सामाजिक जीवन। जैसे उसने अगर जन्म ले लिया तो वो तो धरती पे आ गया, तो क्या सामाजिक जीवन व्यतीत करेगा। कैसा, सामाजिक जीवन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामाजिक जीवन। तो यहाँ पर दो प्रकार के जीवन है,
पहला है जन्म के पूर्व यानी भ्रूण, और जन्म के बाद क्या है, सामाजिक जीवन। तो यहाँ पर प्राण को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है बहुत ही स्पष्ट तरीक़ों से, ये कहा है कि जन्म के बाद जीवन तो है हमारा सामाजिक जीवन, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जन्म के बाद गरिमामय जीवन की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि जन्म के बाद जो गरिमामय जीवन है उसकी आवश्यकता है। जन्म के बाद गरिमामय जीवन की आवश्यकता है, गरिमामय जीवन की आवश्यकता है, जीवन की आवश्यकता है, जीवन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जन्म के बाद गरिमामय जीवन की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। अब जैसे बात आती है, कुछ और बात हम देख लेते हैं, जैसे जो प्राण की स्वतंत्रता का संबंध जन्म के पूर्व और जन्म के बाद दोनों से है। जन्म के पूर्व मतलब कैसा है, भ्रूण यानी जैविक जीवन से है, और जन्म के बाद किससे है, सामाजिक जीवन से। इसके साथ ही यहाँ पर यह बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्राण एवं जीवन का संबंध गरिमामय जीवन से है, जिसमें प्राकृतिक अधिकार, इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें जो गरिमामय जीवन है इसमें क्या क्या शामिल हो जाता है, इसमें शामिल हो जाता है जैसे प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार प्लस प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस, यानी प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक अधिकार। और इसके साथ ही यहाँ पर क्या शामिल हो जाता है, प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय के बाद गुणात्मक जीवन भी शामिल है। इसके साथ ही इसमें क्या शामिल है, जो गुणात्मक जीवन है ये भी शामिल है, जो गुणात्मक जीवन है वो गुणात्मक जीवन भी शामिल है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गरिमामय जीवन है, गरिमामय जीवन में क्या क्या शामिल हो जाता है, गरिमामय जीवन में ये शामिल होता है जैसे प्राकृतिक अधिकार, और इसके साथ ही प्राकृतिक न्याय, और प्राकृतिक न्याय के साथ शामिल हो जाता है गुणात्मक जीवन, मतलब गुणात्मक जीवन ये शामिल हो जाता है। और ये किस में कहा था, ये कहा था अनीता कुशवाहा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में कहा था, 2016 में कहा था, यानी एक केस हुआ था अनीता कुशवाहा केस, अनीता कुशवाहा केस, कुशवाहा केस जो 2016 में हुआ था। 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि गरिमामय जीवन के साथ प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक न्याय और गुणात्मक जीवन की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 2016 में एक केस हुआ था अनीता कुशवाहा केस 2016, इसमें कहा था कि गरिमामय जीवन के साथ प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक न्याय और गुणात्मक जीवन शामिल है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्राण एवं जीवन की स्वतंत्रता का संबंध यहाँ पर क्या है, प्राण एवं जीवन की स्वतंत्रता की व्याख्या एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या प्रगतिवादी दृष्टिकोण के तहत ली जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या बोला कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसकी व्याख्या जो प्रगतिवादी दृष्टिकोण है इसी के साथ ली जाएगी, और इसी उद्देश्य के तहत जो संविधान प्रदत्त यानी संविधान के द्वारा दिया गया है, जो विधि के द्वारा यहाँ पर क्या है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ सम्यक प्रक्रिया, मतलब यहाँ पर क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, यह बोला है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या तथा जो दैहिक स्वतंत्रता है इसकी व्याख्या प्रगतिवादी दृष्टिकोण के तहत है। मतलब यहाँ पर क्या बोला, प्रगतिवादी दृष्टिकोण, यहाँ पर क्या बोला है, इसने बोला है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या प्रगतिवादी दृष्टिकोण के तहत ली जाएगी। जो प्रगतिवादी दृष्टिकोण है, प्रगतिवादी दृष्टिकोण है, इसके तहत ली जाएगी। और इसमें एक चीज़ और शामिल की है, जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और सम्यक प्रक्रिया। मतलब यहाँ पर क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और सम्यक प्रक्रिया दोनों का पालन किया जाएगा। मतलब ये क्या है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। मतलब यहाँ पर क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और सम्यक प्रक्रिया, इसकी अवधारणा को भी न्यायिक सक्रियता के न्याय सक्रियता में शामिल किया गया है। अब अगर हम देखते हैं, इसके बाद एक केस हुआ था गोपालन बनाम मद्रास केस, जो कब का है, 1950 का है। गोपालन बनाम मद्रास केस 1950 का है। इसमें क्या कहा था, गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस,
इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत विधायिका को स्वतंत्र परंतु कार्यपालिका का जो कार्यपालिका होती है उसके अविवेकपूर्ण निर्णयों को नियंत्रित करने का निर्णय दिया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। तो एक काम करते हैं, हम इसको पहले थोड़ा सा लिख लेंगे, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे इसको थोड़ा लिखिए, पहले लिखिए प्राण, पहले लिखिए अनुच्छेद 21 के बारे में लिखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या फिर इसको हम लिख सकते हैं जीवन जीने की स्वतंत्रता। अगर हम इसमें देखें तो अनुच्छेद 21 के बारे में लिखिए, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब अगर हम देखें प्राण का मतलब क्या है? जन्म के पूर्व और जन्म के बाद। प्राण है तो जन्म के पूर्व हो सकता है, पेट में भी तो हो सकता है उसके प्राण। तो पेट में है मतलब भ्रूण है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैविक जीवन। लेकिन जो जन्म के बाद है वो है सामाजिक जीवन। अब यहाँ पर एक केस हुआ था, अनीता कुशवाहा केस 2016 में। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक टिप्पणी दी थी और कहा था कि जो जीवन है, जीवन के साथ गरीब, यहाँ पर क्या बोला था? यहाँ पर ये बोला था जन्म के साथ गरिमामय जीवन की आवश्यकता है, जिसमें जो गरिमामय जीवन है उसमें प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक न्याय और गुणात्मक जीवन ये भी शामिल है। कौन कौन शामिल है? प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक न्याय और गुणात्मक जीवन ये भी शामिल है। अब एक चीज़ और लिख लीजिए, प्राण एवं इसमें लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने प्राण व जीवन की स्वतंत्रता की व्याख्या, सर्वोच्च न्यायालय ने प्राण व जीवन की स्वतंत्रता की व्याख्या तथा दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या प्रगतिवादी दृष्टिकोण के तहत की है। प्रगतिवादी, ये लिखा है प्रगतिवादी दृष्टिकोण के तहत की है और इसी उद्देश्य से संविधान प्रदत्त यानी संविधान के द्वारा दिया गया, इसी के उद्देश्य से संविधान प्रदत्त यानी संविधान के द्वारा दिया गया, कोष्ठक में लिखिए इसको, और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ जो सम्यक प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। सम्यक प्रक्रिया को भी, अवधारणा को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। अब एक केस हुआ था गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस, जो कब का है? 1950 का है। जो गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस है 1950 का, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि विधायिका के जो कार्यपालिका है, मतलब विधायिका को स्वतंत्र है, यहाँ पर विधायिका को स्वतंत्र माना गया है, लेकिन जो कार्यपालिका है उसके अविवेकपूर्ण निर्णय हैं, जो भी विवेकपूर्ण निर्णय नहीं हैं उनको न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि जो कार्यपालिका यहाँ पर क्या है? विधायिका को स्वतंत्र, एक मिनट बता रहे हैं। जैसे गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस, इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस, हेडिंग डाल लीजिए। जैसे गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस, मद्रास राज्य केस कब हुआ था? 1950 में। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधायिका के जो स्वतंत्र, विधायिका को स्वतंत्र, यहाँ पर क्या बोला? जो विधायिका है, विधायिका को स्वतंत्र, लेकिन जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के जो अविवेकपूर्ण निर्णय हैं, का विधायिका को स्वतंत्र, लेकिन जो कार्यपालिका के जो अविवेकपूर्ण निर्णय हैं उनको न्यायिक समीक्षा के दायरे में
लिया जाएगा, यानी उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो विधायिका को स्वतंत्र है, लेकिन जो कार्यपालिका के जो अविवेकपूर्ण निर्णय हैं, अविवेकपूर्ण निर्णयों को यहाँ पर क्या किया गया है, उनको नियंत्रण में लाए जाने की बात की है। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि विधायिका को स्वतंत्र एवं कार्यपालिका के जो अविवेकपूर्ण निर्णय हैं उनको नियंत्रित किया जाएगा। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर, यहाँ पर क्या बोला कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर यहाँ पर कार्यपालिका के अविवेकपूर्ण निर्णयों को यहाँ पर नियंत्रित किया जाएगा, यह बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद 1978 की बात करते हैं, जहाँ पर एक केस हुआ था 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। एक केस हुआ था 1978 में एक केस हुआ था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। एक केस हुआ था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस में ये कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने, तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, जैसे हमने देखा गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस, इसमें विधायिका तो स्वतंत्रता थी, लेकिन कार्यपालिका के अविवेकपूर्ण निर्णयों को नियंत्रित किया जाएगा, ये कहा था। लेकिन जैसे 1978 की बात करते हैं, मेनका गांधी बनाम भारत संघ की बात करते हैं, यहाँ पर यह बोला कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों के जो अविवेकपूर्ण निर्णय हैं दोनों को ही नियंत्रित किया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर यह बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि विधायिका को भी जो विधायिका के अविवेकपूर्ण निर्णय हैं उनको भी अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के तहत माना जाएगा। जो अविवेकपूर्ण निर्णय हैं उनको भी अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के तहत माना जाएगा। और अनुच्छेद 21 की व्याख्या अनुच्छेद 19 के साथ जोड़कर की। मतलब यहाँ पर क्या है, युक्त निर्बंधन एवं सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को इसमें शामिल किया। मतलब यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर यह बोला कि जो विधायिका है, विधायिका को और कार्यपालिका दोनों के अविवेकपूर्ण निर्णय को यहाँ पर नियंत्रित किया जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला, इसके साथ ही बोला कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के साथ जोड़कर यहाँ पर इसने व्याख्या की। और यहाँ पर यह भी बोला गया कि युक्त निर्बंधन एवं सम्यक प्रक्रिया को इस केस में शामिल किया गया। युक्त निर्बंधन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे युक्त निर्बंधन एवं सम्यक प्रक्रिया, निर्बंधन एवं सम्यक प्रक्रिया, तो यहाँ पर इसको शामिल किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये देखा। अब जैसे बात आती है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये क्या है? जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये आखिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसका मतलब ये है, पहले इसको हेडिंग डाल लीजिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर हम इसको देखें तो पहले एक हेडिंग डाल लीजिए, और अगर देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लिखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो आखिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आखिर ये क्या है? अगर हम इसको देखें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब ये है कि जो विधायिका है, विधायिका ने कानून बनाने के तरीके के अनुसार अगर कानून बनाया विधायिका ने, जैसे हम देखते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो लोकतंत्र के आधार हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जैसे अगर देखते हैं जो विधायिका के यहाँ पर क्या है, विधायिका ने कानून बनाने के तरीक़ों के अनुसार, विधायिका ने यहाँ पर क्या है, जो विधायिका है, विधायिका ने कानून बनाने के तरीके के अनुसार यदि कानून बनाया और उसके अधिकार क्षेत्र में है, जो क्या है उसके अधिकार क्षेत्र में,
और कानून को लागू करने वाले ने इसी प्रक्रिया का पालन किया। मतलब क्या है, विधायिका ने जो कानून बनाया जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, और जो कानून का पालन करने वाला है उसने उसी प्रक्रिया का पालन किया है। तो जो प्रक्रिया बताई गई है वो न्यायपालिका की नज़र में गलत नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि विधायिका ने जो यहाँ पर कानून बनाने के तरीके के अनुसार कानून बनाया और उसके जो अधिकार क्षेत्र में है, इसके साथ कानून के लागू करने वाले ने उसी प्रक्रिया का पालन किया, तो जो प्रक्रिया बताई गई है वो न्यायपालिका की नज़र में गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर हम देखते हैं सम्यक प्रक्रिया, जैसे अभी हमने चर्चा की है सम्यक प्रक्रिया, तो आखिर सम्यक प्रक्रिया ये क्या होती है। तो अगर हम देखते हैं सम्यक प्रक्रिया, तो सम्यक प्रक्रिया का मतलब होता है कि कानून बनाने का उद्देश्य आखिर क्या है। जो कानून है, कानून बनाने का उद्देश्य क्या है, जो विधि है, विधि तर्कसंगत है या नहीं, और इसके अनुपात में दंड दिया जा रहा है कि नहीं। जैसे कानून का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसके उल्लंघन के अनुपात में दंड दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। हम इनकी चर्चा करेंगे किसमें, सम्यक प्रक्रिया में। तो थोड़ा लिख लीजिए, जैसे केस का नाम डाल लीजिए। एक केस हुआ था, बहुत फेमस केस है, गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस 1950। गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस 1950। इसमें लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत, ये लिखा है गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस 1950 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत विधायिका को स्वतंत्र परंतु कार्यपालिका के अविवेकपूर्ण निर्णय, यानी विधायिका का स्वतंत्र लेकिन कार्यपालिका जो अविवेकपूर्ण निर्णय हैं, अविवेकपूर्ण निर्णयों को नियंत्रित करने का निर्णय दिया। अविवेकपूर्ण निर्णयों को नियंत्रित करने का निर्णय दिया। और ये किस आधार पर बोला था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ये कहा था। अब हेडिंग डाल लीजिए। एक केस हुआ था 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978। मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहले क्या है, कार्यपालिका की अविवेकपूर्ण, यानी विधायकों को स्वतंत्रता थी, लेकिन यहाँ पर विधायकों को भी न्याय, यहाँ पर क्या लिया, इसके जो विधायिका है, विधायिका के निर्णयों को भी यहाँ पर नियंत्रित करने की कोशिश की गई। यहाँ पर क्या है, विधायिका के निर्णय हैं उनको भी नियंत्रित करने की कोशिश की गई। तो लिखिए, इस केस में कौन सा केस है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने विधायिका के अविवेकपूर्ण निर्णयों को, विधायिका के अविवेकपूर्ण निर्णयों को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया। जो विधायिका के अविवेकपूर्ण निर्णय हैं उनको अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया, और अनुच्छेद 21 की व्याख्या, अनुच्छेद 21 की व्याख्या अनुच्छेद 19 के साथ जोड़ करके, यहाँ पर क्या है, यानी ये युक्तियुक्त निबंधन है, और युक्तियुक्त निबंधन एवं सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को इस केस में शामिल किया गया। मतलब इस केस में क्या बोला गया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ में युक्तियुक्त निबंधन एवं सम्यक प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया। तो यहाँ पर हम खास बात ये इसको ध्यान रखेंगे। अब अगर हम देखते हैं जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ पर लिखिए डैश डाल के, यदि विधायिका ने कानून बनाने के तरीके के अनुसार, यदि विधायिका ने कानून बनाने के तरीके के अनुसार कानून बनाया, यदि विधायिका ने कानून बनाने के तरीके के अनुसार कानून बनाया,
जो उसके अधिकार क्षेत्र में है और कानून को लागू करने वाले ने उसी प्रक्रिया का पालन किया जो प्रक्रिया बताई गई है। कानून को लागू करने वाले ने उसी प्रक्रिया का पालन किया जो बताई गई है तो न्यायपालिका की नज़र में गलत नहीं होगा। न्यायपालिका की नज़र में गलत नहीं होगा। तो हमने देखा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब क्या है। यदि विधायिका ने कानून बनाने के तरीके के अनुसार अगर यदि कानून बनाया और जो उसके अधिकार क्षेत्र में है और जो कानून को लागू कर रहा है यानी कार्यपालिका, उसने उसी प्रक्रिया का पालन किया जो प्रक्रिया बताई गई है तो न्यायपालिका की नज़र में वो चीज़ गलत नहीं होगी। अगर हम देखते हैं सम्यक प्रक्रिया, आखिर सम्यक प्रक्रिया क्या है, हेडिंग डाल लीजिए सम्यक प्रक्रिया। यहाँ पर क्या है, केवल सम्यक प्रक्रिया को समझेंगे। क्या है सम्यक प्रक्रिया क्या है, हेडिंग डालिए सम्यक प्रक्रिया। कानून बनाने का उद्देश्य क्या है, सम्यक प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे लिखिए सम्यक प्रक्रिया, कानून बनाने का उद्देश्य क्या है, कानून बनाने का क्या उद्देश्य है, विधि तर्कसंगत है या नहीं, और उद्देश्य के अनुपात में दंड दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या है सम्यक प्रक्रिया। मतलब यहाँ पर क्या है, कानून बनाने का क्या उद्देश्य है ये तो समझ लो, और विधि तर्कसंगत है या नहीं, उद्देश्य के अनुपात में दंड दिया जा रहा है क्या नहीं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे किसमें, सम्यक प्रक्रिया में। और यहाँ पर विधिक अधिकारों के साथ साथ नैसर्गिक अधिकार और संबंधित परिस्थिति की जांच संभव है। यहाँ पर क्या है, विधिक अधिकार के साथ साथ जो नैसर्गिक अधिकार है एवं संबंधित परिस्थितियों की जांच संभव है। हम एक चीज़ और देखते हैं, जैसे आत्महत्या और इच्छा मृत्यु से संबंधित मुद्दा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लग गया होगा। हम चर्चा करते हैं जैसे आत्महत्या और आत्महत्या से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आत्महत्या और इच्छा मृत्यु से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक हेडिंग डाल लीजिए आत्महत्या एवं इच्छा मृत्यु से संबंधित मुद्दा। हेडिंग डाल लीजिए आत्महत्या एवं इच्छा मृत्यु से संबंधित मुद्दा। हेडिंग डालिए आत्महत्या एवं आत्महत्या। जो लोग आत्महत्या करते हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आत्महत्या एवं इच्छा मृत्यु। जो इच्छा मृत्यु है, जैसे भीष्म पितामह को ये प्राप्त था, आत्महत्या एवं इच्छा मृत्यु से संबंधित मुद्दा। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो भारत में यहाँ पर ये बोला जाता है, जो भारत में जो अधित्याग का सिद्धांत है, भारत में एक सिद्धांत है अधित्याग का सिद्धांत, उसको मान्यता नहीं मिली है। एक सिद्धांत है अधित्याग, कौन सा है, अधित्याग। अधित्याग के सिद्धांत, जो अधित्याग का सिद्धांत मतलब देह त्याग, देह त्याग। भारत में अधित्याग के सिद्धांत यानी देह त्याग के सिद्धांत को लागू नहीं किया गया है, जबकि ये यूएसए यानी अमेरिका में प्राप्त है। अधित्याग के सिद्धांत को भारत में स्वीकार नहीं किया गया है, इसको लागू नहीं किया गया है, यानी देह त्याग को भारत में लागू नहीं किया गया है, जबकि अमेरिका में ये क्या है, प्राप्त है। 1994 में एक केस हुआ था पी रथिनम बनाम भारत संघ केस में। एक केस हुआ था पी रथिनाम बनाम भारत संघ। एक केस हुआ था पी रथिनाम बनाम भारत संघ, जो कब का है, 1994 का है। 1994 में एक केस है पी रथिनाम बनाम भारत संघ केस। पी रथिनाम भारत संघ केस में ये कहा था, मतलब यहाँ पर क्या है, आत्महत्या का प्रयास करने पर दंड दिए जाने को असंवैधानिक कहा। यहाँ पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
यानी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या देते हुए कहा कि आत्महत्या का प्रयास करने पर यदि दंड ये दिया जा रहा है तो वह क्या असंवैधानिक है। अब वैसे तो आदमी परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, गलती से अगर वो बच गया तो उसको दंड मिला जाए, ये तो असंवैधानिक है। अगर कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या कर रहा है और गलती से वो बच गया तो उसको ऐसा थोड़ी कि दंड दे दो कि वैसे तो परेशान है, हमने उसको दंड दे दिया तो और परेशान हो गया, ऐसा थोड़ी है। अब इसके बाद एक केस हुआ था 1996 में, कब 2 साल बाद 1996 में एक केस हुआ था 1996 में। कौन सा है? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य केस। कौन सा हुआ था? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य केस हुआ था। पंजाब राज्य केस हुआ था, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या का प्रयास अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और दंड दिया जाना सही है। मतलब यहाँ पर ये बोला गया, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि आत्महत्या का प्रयास करना जो जीवन जीने की स्वतंत्रता है, इसका उल्लंघन है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आत्महत्या का प्रयास करना जीवन जीने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, जो अनुच्छेद 21 में बोला गया है, और इसमें अगर गलती से अगर बच गया तो उसको दंड दिया जाना सही है। लेकिन 2008 में जो विधि आयोग है, विधि आयोग ने आत्महत्या को गैर आपराधिक विषय बनाने की सलाह दी। किसको दी? सरकार को। कि 2008 में जो विधि आयोग है, 2008 में जो विधि आयोग है, विधि आयोग ने, कौन सा आयोग है? विधि आयोग। 2008 में विधि आयोग ने आत्महत्या को, जो 2008 में विधि आयोग ने आत्महत्या को गैर आपराधिक विषय बनाने की सलाह दी और 2017 में इसको गैर संवैधानिक यानी गैर आपराधिक घोषित किया गया। सॉरी, यहाँ पर क्या है? 2017 में जो आत्महत्या है, आत्महत्या के प्रयास को यहाँ पर क्या, जो गैर आपराधिक घोषित किया गया। यहाँ पर आत्महत्या को गैर आपराधिक घोषित किया गया। कब? 2017 में। आत्महत्या ये क्या है? गैर आपराधिक विषय है, गैर आपराधिक है। ये कब बोला गया? ये बोला गया 2017 में। 2008 में विधि आयोग ने कहा कि आत्महत्या को गैर आपराधिक विषय बनाने की सलाह दी थी, और जबकि 2017 में इसको मान लिया गया। अब जैसे हम चर्चा करते हैं, एक केस होता है, जैसे एक शब्द आता है उदासीन यूथेनेशिया। अब उदासीन यूथेनेशिया का मतलब क्या है? अगर हम देखें उदासीन यूथेनेशिया, इसको आपने लिख लिया होगा। चलो लिख लीजिए कुछ पॉइंट लिखिए। जैसे पहला हेडिंग ला लीजिए पहले, आत्महत्या एवं इच्छा मृत्यु का मुद्दा, या फिर इससे संबंधित मुद्दे। पहला, भारत में अधित्याग के सिद्धांत को, भारत में अधित्याग के सिद्धांत यानी कोष्टक में लिखिए, जैसे देह त्याग के सिद्धांत को लागू नहीं किया गया है, जबकि यूएसए में प्राप्त है। भारत में अधित्याग के सिद्धांत को लागू नहीं किया गया है, जबकि यूएसए में प्राप्त है। अगला पॉइंट लिखिए, जैसे 1994 में पी रथिनाम बनाम भारत संकेस में सर्वोच्च न्यायालय ने आत्महत्या का प्रयास करने पर दंड दिए जाने को असंवैधानिक कहा। आत्महत्या का प्रयास किए जाने को, मतलब आत्महत्या का प्रयास करने पर दंड दिए जाने को असंवैधानिक कहा। लेकिन जस्ट 2 साल बाद 1996 में
ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य केस। लेकिन 1996 में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य केस, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आत्महत्या का प्रयास अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, और इसके तहत दंड दिया जाना, इसके उपरांत दंड दिया जाना सही है। फिर अगला पॉइंट लिखिए, 2008 में विधि आयोग ने आत्महत्या को गैर आपराधिक विषय बनाने की सलाह दी। 2008 में जो विधि आयोग है, विधि आयोग ने आत्महत्या को गैर आपराधिक विषय बनाने की सलाह दी, और 2017 में इसको गैर आपराधिक घोषित किया गया, और 2017 में इसको गैर आपराधिक घोषित किया गया। अब 2012 में एक कंसेप्ट आया था, उदासीन यूथेनेशिया। अब आखिर ये उदासीन यूथेनेशिया क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कभी अगर ऑब्जेक्ट में भी आ जाए कि उदासीन यूथेनेशिया का संबंध किससे है या फिर क्या है, तो हमको पता तो होना चाहिए कि आखिर उदासीन यूथेनेशिया क्या है। तो आखिर हम देख लेते हैं उदासीन यूथेनेशिया। तो एक हेडिंग डाल लीजिए, उदासीन यूथेनेशिया, या फिर ये लिख लीजिए, उदासीन यूथेनेशिया, यूथेनेशिया, उदासीन यूथेनेशिया। हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर उदासीन यूथेनेशिया आखिर क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 2012 में विधि आयोग ने उदासीन यूथेनेशिया का विचार अपने 241वें रिपोर्ट में दिया। जो विधि आयोग है, विधि आयोग ने उदासीन यूथेनेशिया का विचार अपने 241वें रिपोर्ट में दिया। कौन सी रिपोर्ट है? 241वें रिपोर्ट में, 241वें नंबर की रिपोर्ट है, उसमें दिया किसने? जो विधि आयोग ने कब दिया? 241वें रिपोर्ट में यहाँ पर उदासीन यूथेनेशिया का कंसेप्ट दिया। कब दिया? 2012 में। और जबकि यहाँ पर क्या है, 2011 में जो अरुणा सानभौक है, अरुणा सानभौक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकारा था। लेकिन 2012 में 241वें रिपोर्ट में यहाँ पर विधि आयोग ने 241वें रिपोर्ट में उदासीन यूथेनेशिया का कंसेप्ट दिया। अब आखिर ये क्या होता है उदासीन यूथेनेशिया? जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे एक लड़की थी, उसका रेप करके, उसको बुरी तरह से घायल करके और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। जब उसका इलाज चल रहा था अस्पताल में, तो वो इतने बेकार दर्द से पीड़ित थी और उसका इतना भयंकर इलाज चल रहा था, लेकिन जो जीवन जीने की स्वतंत्रता है उसके तहत उसको मारने की मतलब जीवन जीने की स्वतंत्रता थी, इसके तहत डॉक्टर उसको बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो दर्द से एकदम पीड़ित थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है, उसको ये आज़ादी दी गई। तब यहाँ पर उदासीन यूथेनेशिया का कंसेप्ट आया कि भाई अगर वो मर रही है, उसको मतलब दर्द इतना मिल रहा है कि वो परेशान हो गई है, वो चाह रही है कि हमको मौत दे दो, हमको मृत्यु दे दो, तो भाई उसके लिए उसको प्रयास किया जाए। मतलब यहाँ पर जो मृत्यु है, मतलब उसकी जो मौत है, उसके लिए उसको हेल्प करी जाए ताकि वो आराम से मर सके। तो यहाँ पर यह हुआ था कि उसको मरने में हेल्प करी जाए। फिर 2018 में एक केस हुआ था, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस। उसमें यहाँ पर एक केस हुआ था 2018 में, लिखिए 2018 में एक केस हुआ था कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस। कब हुआ था? 2018 में जो कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस हुआ था, भारत संघ केस। 2018 में
एक केस हुआ था कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस। इसमें न्यायपालिका ने अर्थरहित यानी पीड़ादायक जीवन स्थिति का आकलन करते हुए और उदासीन यूथेनेसिया या फिर इच्छा मृत्यु या सहायता प्राप्त आत्महत्या को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस में, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस में अर्थरहित यानी पीड़ादायक जीवन की स्थिति का आकलन करते हुए उदासीन यूथेनेसिया है इसको, यानी इच्छा मृत्यु या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि आत्महत्या की सहायता को स्वीकार कर लिया गया। आत्महत्या की सहायता को स्वीकार कर लिया गया। अब अगर हम देखते हैं दैहिक स्वतंत्रता, जैसे हमारा अनुच्छेद 21 क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आखिर दैहिक स्वतंत्रता क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो इसको थोड़ा लिख लीजिए। जैसे 2012 में विधि आयोग ने 2012 में विधि आयोग ने उदासीन यूथेनेसिया मतलब क्वेश्चन में लिखिए मरने में सहायता करना, मरने में सहायता करना। जैसे वो अगर बिस्तर पे है अस्पताल में तो उसकी ऑक्सीजन बंद कर दो ताकि वो मरने में सहायता हो जाए, उसको जो दवाई डालने वाली है वो दवाई बंद कर दो ताकि मरने में सहायता हो जाए। ऐसे कहा था कि 2012 में विधि आयोग ने उदासीन यूथेनेसिया का विचार अपने 241 रिपोर्ट में दिया। अगले पॉइंट पे लिखिए 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस। 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस में न्यायपालिका ने अर्थरहित यानी पीड़ादायक जीवन की स्थिति का आकलन करते हुए, पीड़ादायक यानी अर्थरहित यानी पीड़ादायक जीवन की स्थिति का आकलन करते हुए और उदासीन यूथेनेसिया या इच्छा मृत्यु, उदासीन यूथेनेसिया या इच्छा मृत्यु या सहायता प्राप्त आत्महत्या को स्वीकार कर लिया गया। सहायता प्राप्त आत्महत्या को स्वीकार कर लिया गया। किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। अब एक चीज़ और आती है, जैसे दैहिक स्वतंत्रता यानी निजता का अधिकार। आखिर ये दैहिक स्वतंत्रता क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए दैहिक स्वतंत्रता, हेडिंग डालिए दैहिक स्वतंत्रता। आखिर दैहिक स्वतंत्रता क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर दैहिक स्वतंत्रता क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए दैहिक स्वतंत्रता यानी निजता का अधिकार। हेडिंग डाल लीजिए दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, यानी निजता का अधिकार। कौन सा? निजता का अधिकार, निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी। तो निजता के अधिकार से संबंधित मुद्दे हैं, क्या क्या हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे 1954 में जो MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र और 1962 में खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा केस हुआ था? एक केस है जैसे 1954 में एक केस हुआ था MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र। MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र, MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र एक केस हुआ था MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र, MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र। और एक केस और हुआ था 1962 में खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 1962 में
जो खड़क सिंह है, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। यहाँ पर ये कहा था कि जो निजता का अधिकार है, ये निजता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार, यहाँ पर ये कहा था कि निजता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। लेकिन एक केस हुआ था गोविंद बनाम मध्य प्रदेश के केस में, लेकिन गोविंद बनाम मध्य प्रदेश के केस में, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश केस में जो निजता का अधिकार है मूल अधिकार है, ये बोल दिया था। मतलब जो गोविंद बनाम एमपी के केस में ये कहा था कि निजता का अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है, यानी मूल अधिकार है। यहाँ पर क्या है, मूल अधिकार है, ये बोल दिया था। अब एक केस हुआ था, केस समझ लीजिए या फिर कुछ और समझ लीजिए। जैसे एक केस है 2018 में, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस। इसमें 9 सदस्यीय बेंच ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा या आधार कार्ड के नाम पर व्यक्ति की निजता को कम नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कौन सा, 2018 में एक सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। 2018 में जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस, भारत संघ केस। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, आधार केस ही बोलते हैं। केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस, इसको हम आधार केस ही बोल देते हैं। क्या, आधार केस, आधार केस। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर 9 सदस्यीय बेंच बैठी और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा या आधार कार्ड के नाम पर व्यक्ति की निजता को भंग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यह कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और या फिर आधार कार्ड के नाम पर व्यक्ति की सुरक्षा को, यहाँ पे व्यक्ति की निजता को कम नहीं किया जा सकता। और जो निजता का अधिकार है, व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की स्वतंत्रता न्याय के वृक्ष का भाग है, और ये क्या है, प्राकृतिक अधिकार है। यहाँ पर ये कहा था कि जो निजता का अधिकार है और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति, यहाँ पर क्या है, व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति का स्वतंत्रता न्याय के वृक्ष का भाग है और ये प्राकृतिक अधिकार है, ये बोला था। इसको थोड़ा लिख लीजिए। जैसे पहला पॉइंट, 1954 में एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र, एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र केस में, और 1962 में खड़क सिंह बनाम 1962 में खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के केस में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। जैसे लेकिन गोविंद बनाम मध्य प्रदेश के केस में, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश के केस में निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल हो गया। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश के केस में निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 यानी फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में शामिल हो गया। फिर अगला पॉइंट लिखिए, 2018 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 2018 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस, केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस, जिसको आधार केस भी कहते हैं। इस आधार केस में 9 सदस्यीय बेंच ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि
राष्ट्रीय सुरक्षा या आधार कार्ड के नाम पर व्यक्ति की निजता को कम नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट लिखिए, निजता का अधिकार व्यक्ति की गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता न्याय के वृक्ष का भाग है। व्यक्ति की गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता न्याय के वृक्ष का भाग है। यह प्राकृतिक अधिकार है। और इसमें अगला पॉइंट लिखिए, इस अधिकार को राज्य के द्वारा 3 आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, जो जीवन जीने की स्वतंत्रता है इसको राज्य के द्वारा 3 आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है। जो जीवन जीने की स्वतंत्रता है इसको राज्य के द्वारा 3 आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है। अब वो 3 आधार कौन कौन से हैं हम इनके बारे में समझते हैं कि कौन कौन से वो आधार हैं जिसके द्वारा इस अधिकार को राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर देख लेंगे हम राज्य के द्वारा 3 आधार कौन कौन से हैं, जैसे इस अधिकार को यानी अनुच्छेद 21 को नियंत्रित करने के 3 आधार हैं। वो 3 आधार कौन कौन से हैं, जैसे यदि विधायिका का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो, अनुच्छेद 21 को राज्य के द्वारा 3 आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है। 3 आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है। तो आधार कौन कौन से हैं? 3 आधार जिसके द्वारा अनुच्छेद 21 को नियंत्रित किया जा सकता है। तो 3 आधार कौन कौन से हैं? यदि उसको विधायिका का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो, यदि विधायिका का पर्याप्त समर्थन हो, विधायिका का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। अगला, यदि राज्य का उद्देश्य वैधानिक हो, और तीसरा क्या है? प्रतिबंध अनुपातिक हो। तो यहाँ पर जैसे ये निर्णय हुआ, इसके बाद अनुच्छेद 21 के तहत जो एक निर्णय हुआ था, केस पट्टा स्वामी वनम भारत संघ केस, ये जो निर्णय हुआ था इसके तहत इसके बाद अनुच्छेद 21 के तहत अनेक मुद्दे सामने आए, जैसे आधार कार्ड, सूचना का प्राप्ति का अधिकार केस, राष्ट्रीय सुरक्षा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आदि बहुत से केस आए। कौन कौन से केस आए थे? जैसे आधार का केस आ गया था, ठीक है, सूचना प्राप्ति का अधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ गया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आदि बहुत सारे केस वहाँ पर बातें शामिल हो गई थी। अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 21 के तहत अन्य स्वतंत्रताएँ कौन कौन सी हैं, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 21 के तहत कौन कौन सी स्वतंत्रताएँ हैं। ये अगर हम देखें तो कोई भी किताब में शामिल मिल जाती हैं। हम जैसे एम लक्ष्मीकांत की बात करते हैं तो उसमें भी है, तो हम क्या है इसको ब्रीफली समझ लेंगे। जैसे एक लाइन हम बता रहे हैं, उसका आपको लिखना नहीं है, वो हम किताब से देख लेंगे, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 21 में क्या क्या स्वतंत्रताएँ हैं हम उनको देख लेंगे। जैसे फटाफट, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। पहला पॉइंट क्या है? मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। फिर दूसरी बात अगर देखें तो दूसरा क्या बोलता है? यहाँ पर बोलता है कि स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीवन जीने का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा है। इसके बाद ही एनजीटी क्या लाया गया? एनजीटी मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये लाया गया। मतलब यहाँ पर क्या है? स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। तो ये वाला अधिकार इसमें शामिल है। और अनुच्छेद 21 में ये भी शामिल है, जैसे जीवन रक्षा का अधिकार है। अगर मान लो कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हमें अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। निजता का अधिकार है,
मतलब प्राइवेसी का अधिकार है। हम होटल में जाते हैं तो वहाँ पर अगर होटल की रिकॉर्डिंग कर वहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है तो अपने निजता का अधिकार के तहत हम उसको वहाँ पर गिरफ्तार करवा सकते हैं। और आश्रय का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, जैसे इसलिए तो सरकारी अस्पताल बनते हैं क्योंकि हमें स्वास्थ्य का अधिकार मिला गया है। और यहाँ पर एक ये बात है, जैसे 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पर सरकार के द्वारा 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। इसलिए हम देखते हैं कि जो सरकारी विद्यालय होते हैं, जो शासकीय विद्यालय होते हैं, वहाँ पर 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार है। मतलब अगर हमें या फिर किसी व्यक्ति को अकेले कारावास में बंद किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार है। त्वरित सुनवाई का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को त्वरित यानी जल्दी सुनवाई का भी अधिकार है। और हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, ऐसा नहीं कि हमने तुम्हें हथकड़ी लगा दी और पैक कर दिया, इसके विरुद्ध भी अधिकार है। और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार है, मतलब उसको मानवता के साथ व्यवहार किया जाए, अमानवीय व्यवहार ना किया जाए, इसके ये भी अधिकार है। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिली है तो उसको तुरंत फांसी दी जाए, देर से फांसी ना दी जाए, क्योंकि ये भी एक मूल अधिकार है। और विदेश यात्रा करने का अधिकार है, जैसे हमने अनुच्छेद 19 के बारे में चर्चा की थी कि भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 21 थोड़ा बड़ा एरिया ले लेता है। अनुच्छेद 21 बोल रहा है कि विदेश यात्रा का अधिकार है। और एक बात और देखें तो यहाँ पर बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार है। बंधुआ मजदूरी मतलब बंधुआ मजदूरी मतलब क्या है, पैसा नहीं दे रहे हैं, मजदूरी करवा रहे हैं, या फिर उसको रख लिया है बस खाने पीने दे रहे हैं, मजदूरी बिल्कुल नहीं दे रहे, बांध के रख लिया बस मजदूरी करवा रहे हैं, तो ये बंधुआ मजदूरी हो गई। इसके बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। जैसे हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मतलब अगर उसको हिरासत में लिया है तो ऐसा नहीं है कि हम उसका शोषण करते जाएं, उसको मारपीट करें, इसका भी अधिकार नहीं है। और आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार है, जैसे हम देखते हैं इमरजेंसी सुविधा मिलती है अस्पतालों में, इसका भी हमें अधिकार है। सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार है, मतलब जो सरकारी अस्पताल हैं, अगर कोई व्यक्ति अस्पताल गया है एकदम घायल है, जो खून से लथपथ है, तो सरकारी अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार है। अगर यहाँ पर उचित इलाज नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर राज्य के बाहर ना जाने का भी अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति राज्य के बाहर नहीं जाना चाहता है तो उसको ना ले जाए। और यहाँ पर क्या है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, जैसे वहाँ पर उसके लिए जो केस लगा हुआ है उसकी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। और कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार है, जैसे कोई व्यक्ति अगर जेल में बंद है, जो कैद है में बंद है, उसके लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार है। और महिलाओं के साथ आदर और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, मतलब उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का अधिकार है। महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है। और इसके साथ क्या है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को फांसी लगाई जा रही है तो ऐसा नहीं उसको हमने क्या एक मेला लगा दिया, मेला में उसको फांसी लगा दी, ऐसा नहीं है, उसको एक अकेले बंद कमरे में भी फांसी लगाई जा सकती है, मतलब सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार है, जैसे दशरथ माँ जी थे, उन्होंने तो अपना पहाड़ बना लिया, तो मतलब पहाड़ों के बीच में मार्ग का अधिकार है, मतलब जो पहाड़ हैं पहाड़ों में मार्ग का अधिकार है। और सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, जो सूचना का अधिकार है और प्रतिष्ठा का अधिकार है, ये भी हमारे इसमें मूल अधिकार में शामिल है। दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश का अपील का अधिकार है, मतलब यहाँ पर क्या है, अगर किसी लोअर कोर्ट ने यानी अधीनस्थ न्यायालय ने अगर कोई सज़ा सुनाई है, दोष दिया गया है, तो दोष मुक्त होने के लिए अपील लगाकर उससे ऊपर वाली कोर्ट में जाने का अधिकार है। जैसे जो लोअर कोर्ट होती है, लोअर कोर्ट से जिला कोर्ट चले जाते हैं, जिला कोर्ट से हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अपील में जाने का अधिकार है। ठीक है, दोष मुक्त न्यायालय से अपील का अधिकार है। पारिवारिक पेंशन का अधिकार है, जैसे व्यक्ति को पेंशन मिलती है, हम देखते हैं वृद्धावस्था पेंशन वगैरह होती है, तो पारिवारिक पेंशन का अधिकार है।
सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार है। और बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार है। जो बार कैटर्स होते हैं उनके विरुद्ध अधिकार है। जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार है। और समन का अधिकार है। समन मतलब कोई व्यक्ति है, अगर उसके विरुद्ध अगर केस फाइल है तो उसको समन करके बुलाया जाए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गिरफ्तारी वारंट जारी कर दो, उसको एकदम गिरफ्तार करके ले आओ, ऐसा नहीं है। समन करने का अधिकार है। और शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है। मतलब किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कि वहाँ पर एकदम शोर ही शोर चल रहा है, वो इसके खिलाफ केस ही फाइल कर सकता है। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है। और यहाँ पर धारणीय विकास का अधिकार है और अवसर का अधिकार है। धारणीय विकास का अधिकार है और अवसर का अधिकार है। तो हमने देखा अनुच्छेद 21 के बारे में, हमने देखा अनुच्छेद 21 के बारे में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21A। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए। अब थोड़ी सी क्लास रह गई है 2-4 मिनट की, तो हेडिंग लिख लीजिए अनुच्छेद 21A। अभी हमने अनुच्छेद 21 के बारे में चर्चा की है। हम अनुच्छेद 21 के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अनुच्छेद 21A, इसके बारे में लिख लीजिए। जैसे अनुच्छेद 21A। आखिर अनुच्छेद 21A क्या बोलता है? जो अनुच्छेद 21A है, ये क्या है? शिक्षा का अधिकार है, यानी राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, इसका अधिकार है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार है, जो क्या है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। इसको कब जोड़ा गया? 2002 में। इसको कब जोड़ा गया? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें जो संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। यहाँ पर बोला गया कि राज्य, यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर बोला गया अनुच्छेद 21A के तहत बोला गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बाद सभी बच्चों को, यहाँ पर बोला गया कि राज्य, यहाँ पर क्या है? राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि का दिन निर्धारित करे। यहाँ पर यह बोला गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को, राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि का दिन निर्धारित करे। इसमें 3 बातें शामिल आ जाती हैं। पहला क्या है? 6 से 14 वर्ष। दूसरा क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और तीसरी बात क्या शामिल हो जाती है? तीसरी बात यहाँ पर शामिल हो जाती है राज्य विधि द्वारा, तो यहाँ पर 3 बातें शामिल हो जाती हैं। अब जैसे हम देखते हैं 3 बातें शामिल है, तो शिक्षा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो शिक्षा है सुरक्षित व गुणात्मक होनी चाहिए। जो शिक्षा है गुणात्मक होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा, इसको थोड़ा एक कम करेंगे, थोड़ा लिख लीजिए। जैसे अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A के बारे में लिख लीजिए। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। इसमें लिखिए, इसे 86वें संविधान संशोधन
86वें संविधान संशोधन, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, इसके तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। इसमें 3 बातें शामिल हैं, जैसे 3 बातें शामिल कौन कौन सी हैं, जैसे पहला क्या है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु, दूसरा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और तीसरा क्या है, राज्य विधि द्वारा। अब ऐसे अगर हम देखें, अगला पॉइंट लिखिए, वैश्विक मानवाधिकार आयोग, वैश्विक मानवाधिकार आयोग ने वैश्विक मानवाधिकार आयोग के अनुच्छेद 26 में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। वैश्विक मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार आयोग के अनुच्छेद 26 में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और एक केस हुआ था, मोहिनी जैन केस, ठीक है, एक केस है मोहिनी जैन केस, मोहिनी जैन केस। मोहिनी जैन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। मतलब यहाँ पर ये बोला गया कि जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। यहाँ पर ये बोला था मोहिनी जैन केस में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो राइट टू एजुकेशन है यानी शिक्षा का अधिकार है वो एक मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है, और इसको अनुच्छेद 21, इसका संबंध अनुच्छेद 21 से है, मतलब जीवन जीने की स्वतंत्रता से है। ठीक है, अब एक बात और लिख लीजिए, जैसे अनुच्छेद 21 को लागू करने के उद्देश्य से 2009 में, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 21A को लागू करने के उद्देश्य से 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यहाँ पर क्या है, इसको लागू करने के उद्देश्य से 2009 में जो अनुच्छेद 21A है, अनुच्छेद 21A को लागू करने के उद्देश्य से 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। 2009 में अनुच्छेद 21A को लागू करने के उद्देश्य से 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया। जिसे 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, एक केस हुआ था, कौन सा, अविनाश मल्होत्रा के केस में, एक केस हुआ था अविनाश मल्होत्रा के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार, अविनाश मल्होत्रा वाले केस में, कौन सा केस है, अविनाश मल्होत्रा, यहाँ पर अगर देखेंगे एक केस हुआ था अविनाश मल्होत्रा वाले केस में, अविनाश मल्होत्रा वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि
शिक्षा के अधिकार, सुरक्षा के मतलब यहाँ पर क्या बोला, शिक्षा का अधिकार सुरक्षित शिक्षा को भी शामिल करता है। यहाँ पर अविनाश मल्होत्रा वाले केस में कहा कि जो शिक्षा का अधिकार है सुरक्षित शिक्षा को भी शामिल करता है, और 2011 में न्यायपालिका ने गुणात्मक शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया। मतलब यहाँ पर यह बोला गया कि जो शिक्षा का अधिकार है, जो अविनाश मल्होत्रा वाला केस है, इसमें कहा गया कि जो शिक्षा का अधिकार है उसके तहत सुरक्षा, यहाँ पर सुरक्षित शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया। शिक्षा के अधिकार के तहत, शिक्षा के अधिकार के साथ सुरक्षित शिक्षा भी होना चाहिए, सुरक्षित शिक्षा भी होना चाहिए, सुरक्षित शिक्षा ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अगर मान लो स्कूल में है तो स्कूल एकदम जर्जर है, उसकी बिल्डिंग ही गिर जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर शिक्षा के अधिकार के तहत सुरक्षित शिक्षा इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। और 2011 में न्यायपालिका ने गुणात्मक शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया, गुणात्मक शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया। कौन सी? जो गुणात्मक शिक्षा है, गुणात्मक शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया। अब गुणात्मक शिक्षा मतलब क्या है? गुणात्मक शिक्षा का मतलब ये है, शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने गुणात्मक शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया, मतलब क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मतलब ये है कि शिक्षा के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी हो, यानी शिक्षा के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी हो, इसके साथ उसका मानसिक विकास भी हो। और इस अधिनियम के तहत ST SC के लिए जो और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं या फिर विकलांग वर्ग हैं, उनके लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो ST SC हैं, ठीक है, या फिर जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये हमने देखा अनुच्छेद 21 के बारे में। अब हम अनुच्छेद 22 के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे, जिसे हम जानेंगे अनुच्छेद 22 फिर 23। हम इसके बारे में चर्चा करते हुए विस्तार से आगे चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे अपने सब्जेक्ट की ओर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।